डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सॉफ्ट हिंदुत्व और मोदी हटाओ देश बचाओ, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी एक लिस्ट विपक्षी दलों ने तैयार की हुई थी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इन सभी मुद्दों को पूरे जोर शोर से टेस्ट भी किया गया, लेकिन नतीजे आए तो मोदी के करिश्मे के सामने एक बार विपक्ष फिर से घुटनों पर नजर आया। हिंदी बेल्ट वाले तीनों राज्यों में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करके कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को बड़ी टेंशन दे दी, क्योंकि अब सवाल ये है कि 24 के चुनाव में विपक्ष मोदी का मुकाबला किन मुद्दों पर करेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के मुद्दे 23 में ही खत्म कर दिए? मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला रोड शो है, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोग? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से विकास का कारवां चला है, ये मोदी जी का प्रताप है कि विकास के मामले में जनता भरोसा करती है। हमारी प्रदेश की सरकार प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। असल में 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव 24 के लिए लिटमस टेस्ट की तरह रहा, जिसमें विपक्षी दलों ने सारे मुद्दे झोंक दिए। जिस तरह चुनाव से ठीक पहले बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, जिस तरह दक्षिण में स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर कई विवादित बयान दिए, जिस तरह से चुनाव के दौरान राहुल अपनी हर रैली में ओबीसी करते नजर आए, प्रियंका गांधी को राम जी याद आए, और जिस तरह अखिलेश बात बात पर पीडीए पर जुबानी जमा खर्च करते नजर आए, उससे एक बात तो साफ हो गई कि विपक्ष ने विधानसभा चुनावों में उन सभी मुद्दों को टेस्ट किया जिनसे 2024 में मोदी को टक्कर दी जा सके, मगर विपक्ष के हाथ कुछ खास नहीं लगा। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी का फोकस सबसे ज्यादा ओबीसी के मुद्दे पर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? मध्य प्रदेश में जहां ओबीसी की आबादी तकरीबन 50% है, वहां भी बीजेपी के सामने कांग्रेस साफ हो गई। छत्तीसगढ़ में जहां राज्य की आबादी का 43% ओबीसी है, वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान में जहां ओबीसी की आबादी 40% है, वहां भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। मध्य प्रदेश में मोदी ने चौंकाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना और छत्तीसगढ़ में अरुण साव के रूप में ओबीसी चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया गया, तो एक तीर से कई शिकार कर दिए। 23 में ही राहुल के हाथ से 24 का सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया। बीजेपी ने जब 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया तो तमाम एक्सपर्ट हैरान रह गए। जो नाम लगातार चल रहे थे वो वेटिंग लिस्ट में रह गए और सब ने ये कहा कि ये मोदी का स्टाइल है, मोदी हर बार अपने फैसले से सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। लेकिन दरअसल अगर इस फैसले को ध्यान से देखा जाए तो ये मोदी का स्टाइल नहीं बल्कि सोची समझी चुनावी रणनीति थी, क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपनी सभाओं में ओबीसी अफसरों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में ही राहुल गांधी के इस दाव को फेल कर दिया और एक राज्य में सीएम और एक डिप्टी सीएम देकर ओबीसी वर्ग को सीधा मैसेज दिया कि राहुल गांधी तो सिर्फ ओबीसी ऑफिसर्स की गिनती तक सीमित हैं, बल्कि बीजेपी ने एक राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम बनाकर संदेश साफ कर दिया कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। ओबीसी वोट की बात करें तो लोकनीति सीडीएस के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ओबीसी समुदाय के 49% वोट मिले, वहीं कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट का 39% हिस्सा आया। राजस्थान में बीजेपी को 45% ओबीसी वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 33% मिले। यानी अब जबकि मोदी ने कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे यानी ओबीसी की ही हवा निकाल दी, तो कांग्रेस एक नया फॉर्मूला लेकर मोदी के खिलाफ मैदान संभालने की कोशिश कर रही है।
और वो फॉर्मूला है बीजेपी को बीजेपी से ही हरवाना, मोदी के वोट बीजेपी समर्थकों से ही कटवाना। कैसे, अब ये भी समझिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट देखिए। 13 दिसंबर को कांग्रेस नेता ने ये ट्वीट करके 3 राज्यों के सीएम बनाने पर सवाल ना करते हुए भी सवाल उठा दिया। जो भी पीएम मोदी के लिए चुनौती बनता है उसे मोदी निपटा देते हैं। मोदी मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। पार्टी में सिर्फ 2 लोगों की मनमर्जी चलती है। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें मामा की पीड़ा का मर्म समझाया गया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए अपना ये वीडियो डाला तो कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर भी ट्वीट करके मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस शिवराज सिंह के साथ काफी सिंपैथी दिखा रही है। मोदी शाह को उनके लिए विलन साबित करने पर लगी। असल में कांग्रेस की कोशिश मोदी के खिलाफ यही परसेप्शन बनाने की है कि बीजेपी जब अपनों का ही साथ नहीं दे रही तो दूसरों का क्या देगी। और मोदी शाह को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां चाहिए। असल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाने और राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह पहली ही बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर विपक्ष एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि मोदी शाह ने जन भावनाओं का निरादर किया। एमपी में शिवराज जबकि राजस्थान में वसुंधरा मुख्यमंत्री पद के असली दावेदार थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं देकर चुनाव के दौरान की गई इनकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया। मोदी शाह ने इन्हें जानबूझकर किनारे लगाया क्योंकि विपक्ष के पास अभी मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो फिलहाल डिवाइड एंड रूल की रणनीति को ही अपनाकर 24 का आधार बनाकर चल रहा है। विपक्ष का मुद्दा महारानी है, मुद्दा शिवराज है। सोशल मीडिया के जरिए एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का पुरजोर प्रयास है। ये उस वक्त का वीडियो है जब राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुनते हुए राजनाथ ने वसुंधरा के हाथ में पर्ची थमाई तो उनका रिएक्शन कुछ चौंकाने वाला था। इसी वीडियो को कांग्रेस नेता और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया, लेकिन उन्होंने ये तस्वीरें नहीं दिखाई जब वसुंधरा ने राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजन लाल शर्मा के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। विपक्षी नेता ये तो बता रहे हैं कि महारानी वसुंधरा नाराज हैं, लेकिन वो भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें नहीं दिखा रहे जिनमें बीजेपी के नेता आपस में ही नहीं बल्कि गहलोत से भी गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर मामा के दिल का दर्द तो दिखा रहे हैं, लेकिन जिस प्यार से शिवराज मोहन यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं उन तस्वीरों से परहेज करते नजर आ रहे हैं। शिवराज जब घर से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शिवराज कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। विपक्ष मुख्यमंत्री चुनने को जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो अपने फैसले किसी दबाव में नहीं लेती, फिर चाहे राज्य कोई भी हो, नेता कितना भी बड़ा हो। इसका उदाहरण हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास और गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। न दोस्ती काम आती है न शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी में जो फैसले लिए जाते हैं उसका फोकस सिर्फ एक बिंदु पर होता है, काम और पार्टी के लिए समर्पण। बीजेपी कैसे सीएम चुनती है, हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका खुलासा किया। नड्डा के मुताबिक बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का काफी बड़ा डेटा बैंक है। पार्टी बड़े नेताओं के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी नजर रखती है। सबके काम और इतिहास की गतिविधियों पर फीडबैक लिया जाता है। समय समय पर कार्यकर्ताओं के कार्यों का रिव्यू किया जाता है। चुनाव के ऐलान के साथ ही नेता चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। चुनाव नतीजों के बाद गहन विचार विमर्श करके पार्टी का नेता चुना जाता है। बीजेपी ने इस बार भी यही किया। वरिष्ठ नेताओं को सीएम ना बनाकर नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की है,
जो उसकी आगे की तैयारियां बयां करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास इस वक्त एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां राहुल गांधी आगे खड़े हो सकें और विपक्ष के तमाम लोग उन्हें अपना नेता मान सकें। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में अब ठंड बढ़ गई। राहुल एक बार फिर अपनी उसी सफेद टी-शर्ट में वापस आ गए हैं जिसमें वो 1 साल पहले नजर आ रहे थे। कांग्रेस के लिए अब भी कुछ नहीं बदला है। वो फिर से उसी मुद्दे पर आ गई है कि आखिर मोदी को रोके तो कैसे। इन चुनावों का ये हासिल रहा है कि कांग्रेस की फजीहत हुई है, अखिलेश से कांग्रेस की दूरियां बढ़ी हैं, ओवैसी अपने ही गढ़ में सिमटकर खामोश होकर बैठे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ये समझ चुका है कि हिंदुत्व इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल जहां कल खड़े थे आज भी वही हैं, जबकि बीजेपी उत्तर के बाद अब साउथ वाला तिलिस्म तोड़ने की तरफ कदम बढ़ा रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना के अलावा बीजेपी अब तक किसी राज्य में अपनी मौजूदगी का खास एहसास नहीं करा पाई है, लेकिन अब उसे दक्षिण में पांव जमाने का फॉर्मूला मिल गया है। यह फॉर्मूला है नारी शक्ति का। मोदी सरकार दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल के संसद से पास कराने की ऐतिहासिक कामयाबी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी कर रही है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ये देखा गया है कि महिला वोटर्स ने भारी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अब इसी के सहारे बीजेपी दक्षिण भारत में भी अपनी सियासी जमीन ढूंढ रही है। इस सिलसिले में अगले महीने 2 जनवरी को केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा कार्यक्रम स्त्री शक्ति समागम होने जा रहा है। इसमें दक्षिण भारतीय राज्य की 2 लाख महिलाएं हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पिछले कई सालों की कोशिशों से धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। यह नया वोट बैंक है आधी आबादी का, यानी महिलाओं का। 2019 में लोकसभा की कम से कम 160 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था और इन सीटों में से ज्यादातर पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की। केरल में बड़े पैमाने पर स्त्री शक्ति कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी महिलाओं को लुभाने का दांव चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।